मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम में आपका स्वागत है। हर किसी नए मुद्दे पर हम बहस करते रहते हैं। ये तो चुनावी समय है, अलग अलग पार्टियां अपनी रणनीति भी घोषित कर रही है और कई जगह प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। आपने अभी हाल में एक नई सूची घोषित कर दी है। भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 79 अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सूची इंतजार में है, लेकिन इस बीच में ओबीसी का मुद्दा भी सामने आ गया। अब ओबीसी के बाद बात यह होने लगी कि हिंदुत्व को बांटने की प्रयास है, हिंदुओं को बांटने का प्रयास है। तो आज इसी पर बहस गर्म करने वाले मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और आप है। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी से, क्या लग रहा है, क्या बांटने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं ओबीसी के नाम पर, या ओबीसी से डर रहे हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाने का काम किया। वहीं विपक्ष ने क्या किया है, समाज को खंड खंड में वोट बैंक के पॉकेट में बांटते हुए अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जी ने कल छत्तीसगढ़ में बहुत स्पष्टता के साथ कहा, अगर आबादी हित के हिसाब से तय होगा किसको कितना संसाधनों पर हक मिलेगा, तो इस देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। आप सारे हक उनको दे दीजिए, फिर बाकी अल्पसंख्यकों के लिए जगह नहीं रह जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की मानसिकता को लेकर के आगे बढ़ रही है कि पूरे देश को जाति के संघर्ष में उत्पन्न करें और उसके बाद सत्ता तक पहुंचे। पहले यह अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, वक्त के साथ ही साथ इन्होंने आज जातिगत राजनीति का एक नया अध्याय लिखने का काम किया है। स्वाभाविक तौर पर देश की जनता आज जागरूक हो चुकी है, देश की जनता अपने अधिकारों को समझती है, देश की जनता इस बात को समझ रही है कि प्रधानमंत्री जी जो स्वयं एक पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कभी उन्होंने उस चीज को आगे लेकर के राजनीति नहीं की। उन्होंने देश का समग्र विकास कैसे हो, प्रत्येक वर्ग की अभिलाषाओं की पूर्ति कैसे की जाए, इस दिशा में सोचा है और उसी अनुरूप नीतियां बनाई है। और स्वाभाविक तौर पर इस देश में एक भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं नहीं बनाई। आरक्षण देने का या फिर उसको अधिकार देने का, इस प्रकार से उसका जनसंख्या में अनुपात है, तो इस दिशा में तो हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आरक्षण जैसे जो संश्लिष्ट विषय है उसमें इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, और उसके पश्चात हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन हिंदुओं को बांटने की कोशिश है, आप कह रहे हैं बांटने की कोशिश, हिंदुओं को बांटने की कोशिश करेगा। जी देखिए, मेरे मित्र ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन इस देश में सामान्य से 2.5 गुना ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है। और यदि आप केंद्र सरकार की नौकरियों में, केंद्र सरकार की वैकेंसी में और यहाँ तक प्रमुख सचिवों का भी आप अगर देखें कि क्या रेशियो है वहाँ पे नौकरियों का, तो सामान्य से 2.5 गुना कम पे आपको पिछड़ा वर्ग दिखाई देगा। अगर आप प्रमुख सचिवों के अनुपात की बात करें तो 93 से मात्र 5 प्रमुख सचिव किसी भी केंद्रीय मंत्रालयों के मात्र पिछड़ा वर्ग के हैं। तो ये कैसे पिछड़ा वर्ग का के साथ न्याय प्रधानमंत्री जी ने खुद यदि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हिंदू को बांटने की कोशिश है, तो इसमें तो हिंदू बढ़ जाएगा। जब पिछड़े वर्ग की बात, पिछड़ा वर्ग में तो सभी आते हैं, लेकिन बात फिर हिंदू की होने लगी। जी देखिए, हिंदू के नाम पे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी को जब किसी बात का कोई जवाब नहीं होता है और जब जब समाज में किसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा होता है, प्रधानमंत्री जी उसके लिए कोई कदम उठाने में असमर्थ होते हैं, उस समय वो हमेशा कभी हिंदुत्व की, कभी गौ माताओं की बात करते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के कार्य पहले भी पार्टी करती रही है। क्या जनता को गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल। आप देखिए, 75 वर्ष से पिछड़ा वर्ग को पिछड़ा वर्ग ही बना के रखा हुआ है। शिक्षा उनको देते नहीं है। पढ़ लिख लेगा, आगे बढ़ लेगा तो कहीं नेता बन जाएगा या सवाल करने लगेगा। नेता क्या पिछड़ा आदमी बनता है? बिल्कुल। आप देखिए ना कैसी स्थिति हो गई है। आज हमारे प्रधानमंत्री चौथी पास हैं। देखिए, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण देना भी है तो क्या चुनाव ही आते हैं? आपको याद, अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर लगातार आपको लोकसभा चुनाव है, चुनाव आता है, आप आरक्षण का मुद्दा उठा देते हैं। और कभी का मुद्दा तो कांग्रेस उठा रही। दोनों पार्टी 75 साल से यही कर रहे हैं ना। 75 वर्ष से इन्होंने कभी किसी वर्ग को आगे आने ही नहीं दिया। केवल और केवल उसका मुद्दा बना के, ध्रुवीकरण करके समाज को बांटने वाली स्थिति बना दी। समाज को बांट रही भारतीय जनता पार्टी। देखिए, समाज को बांटने का काम तो यह राजनीतिक दल करते हैं। एक और मध्य प्रदेश में एक दूसरे की बुराई की बात करेंगे और वहां केंद्र के स्तर पर जाकर के राजनीतिक रंगरैलियां मनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे, राजनीति करेंगे, दिल्ली में चुनाव जीतेंगे और फिर उसके बाद बैकडोर एक दूसरे से बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने समूचे समाज को एकजुट करते हुए एक नया राजनीतिक अध्याय लिखा है, उसको काटने के लिए आज यह इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। यह लोग बोलेंगे सचिवों की संख्या इतने रहे, तो आप उसी मंत्रालय को चलाने वाले मंत्रियों की संख्या देख लीजिए।
लीजिए 35 से ज्यादा मंत्री केंद्र की आज की सरकार में पहली बार ऐतिहासिक रूप से किसी सरकार में ओबीसी वर्ग के हैं। कांग्रेस की सरकार 2014 में आते आते तक सिर्फ एक मंत्री बचा था ओबीसी वर्ग का, आज यह लोग तुलना कर रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर सचिवों की हमें बात करनी है, सचिवों के लिए 93 से आरक्षण का प्रावधान किया गया। आज जितने सचिव हैं उनकी अधिकतर की जो सर्विस ईयर है वह 1951 है। तो स्वाभाविक तौर पर प्रक्रियाबद्ध तरीके से जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तो सचिव भी ऊपर आके आएंगे उस वर्ग के। यह सब एक बांटने की राजनीति है। आज जिस प्रकार से हिंदू हितों का ख्याल प्रधानमंत्री जी रख रहे हैं, ओबीसी वर्ग को जो ओबीसी आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की बात हो, यह तमाम सद प्रयासों से पीड़ित होकर के कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, यह सभी लोग एक बैनर के नीचे आ रहे हैं और आज समाज और देश को पूरी तरीके से बांटने का कोशिश कर रहे हैं। अब समाज को कौन बांट रहा है कौन नहीं बांट रहा है ये तो भैया को पहले से ही पता है। और बात रही कि आरक्षण की, बात रही ओबीसी को कितना आरक्षण मिलना चाहिए, पिछड़े वर्ग को जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने का मौका तो उन्हें मिलना चाहिए ना। और जहां तक रही मध्य प्रदेश की बात और मध्य प्रदेश की बात, तो जब पिछले बार कमलनाथ सरकार बनी थी, कमलनाथ जी ने 14% से मध्य प्रदेश में बढ़ा के 27% तक ओबीसी आरक्षण कर दिया था। उसके बाद जब शिवराज सरकार आई है, उसके बाद में जो भर्तियां हुई हैं उसमें ये लोग उसको एडजस्ट ही करना भूल गए। ये लोग भूल गए कि 14 से 27% कर दिया गया है। तो आरक्षण की बात चुनाव के समय क्यों याद आती है? जी देखिए, चुनाव के समय आरक्षण की बात का विषय नहीं है, ओबीसी के हक की लड़ाई। अब माननीय राहुल गांधी जी ने पहली बार इस देश में किसी नेता ने इतनी प्रखरता से जो ओबीसी आरक्षण के हक की बात बढ़ाई है, क्योंकि ओबीसी की संख्या इस देश में सबसे भारी है, सबसे ज्यादा है, और उनकी हिस्सेदारी अगर सरकारी नौकरियों में देखी जाए या कहीं पे भी देखी जाए तो उसके मुकाबले 2.5 गुनी कम है। देश में आज अगर आप बात करिए लैंड होल्डिंग में 3 जो सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है, एक हमारी सेना के पास जमीन है, रेलवे के पास जमीन है, उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। मुसलमानों की इस देश में आबादी कितनी है और जमीन पर उनका कितना हक है? इस देश में तीसरी सबसे बड़ी लैंड ओनिंग जो है वह वक्फ बोर्ड के पास है। तो अगर आबादी से ही, जनसंख्या के वर्ग से ही इस बात का निर्धारण होना है कि संसाधनों पर किसका कितना अधिकार होगा, तो इस प्रकार से यह लोग अपना हक छोड़ दें, वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन है वह ओबीसी वर्ग के लिए दान दे दें। और ये राहुल गांधी आज ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी की एक जात के विरुद्ध में जिस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी की थी उसके कारण कोर्ट ने उनकी संसद की सदस्यता ली है। राहुल गांधी जी का ओबीसी विरोधी चरित्र तो पूरे देश ने देखा है। प्रधानमंत्री जी को नीच जैसे शब्द कह करके कांग्रेस के नेता संबोधित करते हैं। बीजेपी खोखली बातें करती है। यहाँ पे इसी मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मुंह पर पेशाब किया गया है। ये क्या बात करते हैं? इस देश में 75 वर्ष से ये शिक्षा नहीं दे पाए। अगर ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग को शिक्षा दोगे तो आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं होगी। 75 साल से तुम्हारा सांसद है। अरे तो आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया? 75 वर्षों तक पाप में भागीदार रही कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया? ये एक बात स्पष्ट है, देश की जनता मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी के पीछे लामबंद है। इनका यह बांटने का एजेंडा, एक सूत्रीय एजेंडा जो पूरे देश को खंड खंड में बांटने का, वह चलने नहीं वाला है। आज राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इतना जातिगत जनगणना को लेकर के प्रखर है। अगर 2011 में इतनी प्रखरता दिखाई होती तो जनसंख्या कंप्लीट हुई थी, आंकड़े रिलीज कर दिए जाते, लेकिन तब की सरकार ने उसको रिलीज नहीं किया। तब इनको डर था कि समाज में वेनेमस फैलेगा। लेकिन आज सत्ता में आने के लिए समाज बट जाए, दंगे हो जाए, यहाँ समाज में एक प्रकार से वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए, उससे मतलब नहीं है इनको। जी बिल्कुल जी जी भारतीय जनता पार्टी ने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया और हवाई अड्डा। ये करे तो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, बेचा हवाई अड्डा। भारतीय जनता पार्टी की केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट की राजनीति, सुनिए, इसका विजन नहीं है, ना ही केवल उसने रोजगार दिया, केवल केवल भ्रम फैलाने की बातें करती है भारतीय जनता पार्टी। भ्रम बीजेपी फैलाती? जी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने का कार्य करती है। और मेरे मित्र यहाँ कह रहे हैं कि ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं होने दी और ओबीसी को समान अधिकार जो मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। जबकि 17 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे उसके अनुसार केंद्र सरकार में जो कुल 5 लाख पद हैं, जिसमें रेलवे और डाक के पद सम्मिलित नहीं थे, उसमें से 3 लाख पद सामान्य वर्ग के पास है और मात्र 1 लाख पद अन्य पिछड़ा वर्ग के पास में है। क्या लग रहा है आपको, क्या आरक्षण होना चाहिए? सर, आरक्षण तो होना चाहिए। हाँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ। इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस देश को आजाद हुए 76 साल हो गए। उड़ गई चिड़िया? वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता। तो देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और 76 साल हो गए इस मुल्क को आजाद हुए। इसमें सबसे ज्यादा हुकूमत अगर करी है तो वो कांग्रेस ने की है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने की है।
आज की स्थिति में इस देश का एक एक व्यक्ति बच्चा जो पेट में है पैदा होने वाला 57,000 रुपए का कर्जदार है। उस देश का बच्चा कर्जदार है जो जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज इन दोनों पार्टियों ने मिलकर देश को कंगाल कर दिया। दोनों पार्टियों ने मिलकर देश को कंगाल कर दिया। दोनों पार्टियों ने मिलकर देश को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना जानती है। हमने हमेशा विकास को पारदर्शी तरीके से करने का काम किया। मैं तो एक बात बार बार बोलना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी भी जवाब दे दे, आम आदमी पार्टी भी जवाब दे दे। अगर संसाधनों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में हो रहा है, हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो आखिर क्यों वक्फ बोर्ड के पास इस देश में तीसरे नंबर की विकास वहाँ हुआ है जहाँ इन्हें कमीशनें मिली है। विकास हुआ कहाँ है? विकास वहाँ हुआ है जहाँ कमीशनें मिली है। देखिए, ये काका वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि है। मैं आपको बता रहा हूँ, विकास अगर आपको देखना है तो भोपाल का मेट्रो देखिए, ओमकारेश्वर का एकात्म धाम देखिए, वहाँ पर आप देखिए स्कूल में आज जो सीएम राइज की इतनी बड़ी संख्या में स्कूल बन रहे हैं वह देखिए। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जो शिक्षा तबेला व्यवस्था चलती थी उसको परिवर्तित करके आज पूरे प्रदेश में, अरे दोनों मिले जुले तो फिर आप भी तो साथ में हैं। देखिए, इंडिया के साथ तो आप बोलते हैं ना, हम इंडिया गठबंधन जो है ना, हमें बीजेपी को देश से भगाना है, हमें मोदी को भगाना है, इसलिए हम गठबंधन में और लोकसभा में ISIS से गठबंधन कर लोगे, मोदी को बचाने के लिए बोको हराम से गठबंधन कर लोगे, बोको हराम से गठबंधन कर लोगे, PFI से गठबंधन कर लोगे, मोदी से का विरोध। अरे आप नीतियां अपनी बताइए, जनता के सामने अपने विचार रखिए। एक और जाकर के कांग्रेस के साथ दिल्ली और पंजाब में हमने प्रूफ करके दिया है। तुम तो खोखली फाइलों को जला देते हो। पंजाब कांग्रेस कैसे फैल रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्री को, 1 राष्ट्रीय महासचिव को विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, अपनी हार उन्हें स्वीकार कर ली है। देखिए, एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का नेता हो या फिर पार्षद स्तर का नेता हो, सभी जनता के बीच रहते हैं। केंद्र के नेताओं को भी जब नेतृत्व कहता है कि आपको जाकर के चुनाव लड़ना है, सब सहर्ष तैयार हो जाते हैं, जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को मापते हैं। आज आजादी के 75 साल हो गए। 75 साल के बाद अगर हमें आरक्षण की बात करना पड़ रही है तो ये भाजपा और कांग्रेस को मुंह छुपाने जैसी बात है। मतलब आज शर्म आती है, आजादी के 75 साल बाद आज हमें आरक्षण की बात करनी पड़ रही है। अगर इन्हें स्कूल के ऊपर काम किया होता, शिक्षा के ऊपर काम किया होता, स्वास्थ्य के ऊपर काम किया होता, ये करते क्या है? आरक्षण लेके आते हैं। ये काबिलियत होगा, आरक्षण वही लेगा जो पढ़ा लिखा होगा। आप एक बार बताइए, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको काबिलियत कैसी है उस पद की? पढ़ने क्यों नहीं दिया? आप ये बताइए कि आपको पढ़ने लिखने के लिए स्कूल नहीं दिया, आपको पढ़ने लिखने के लिए स्कूल नहीं दिया। आज की स्थिति में ये बच्चा तो अभी नादान है, लेकिन इसको ये नहीं मालूम है कि जो इनको बच्चा ऐसा बोले तो नादान हो गया, उसने बोला जो MBA करने वाला बच्चा नादान नहीं होता। 24 साल की उम्र हो गई है, नरेंद्र मोदी जी ने स्कूल नहीं खुलवाए, सीएम राइज स्कूल नहीं खुलवाए, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। आप सरकारी स्कूल में पढ़े होते तो पता चलता है ना। स्कूल में पट्टियां तक नहीं है बिछाने को, बच्चों को बैठने नीचे फर्श पे बैठ रहा बच्चे। मदरसे में पढ़ने भेजोगे तो पट्टियां दिए, स्कूल में आगे रखा गरीब का। भैया मदरसों में पट्टियां मिलती है, सरकारी बात मदरसे केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने धर्म बांटने की कोशिश की है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई को अलग करने की कोशिश की है और सुन लीजिए। राजनीतिक हर पार्टियां धर्म पार्टी करती है। आप चाहे हिंदू मुस्लिम करो, चाहे क्रिश्चियन पंजाबी करो, पार्टी नहीं करती। धर्म सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी करती है। वो चुनाव के टाइम ये मुद्दे उठाती है, हिंदू मुसलमान। मंदिर मस्जिद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म को लेकर के दोहरे स्टैंड नहीं रखती। आम आदमी पार्टी यहाँ मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करेगी और दिल्ली में जाकर के जमीन पर बैठ करके हनुमान क्यों? मणिपुर में 150 दिन से हिंसा चल रही है, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। और फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ के हाल इनको दिखाई नहीं देते, इनको हाल दिखाई देते राजस्थान के, इनको हाल दिखाई देते छत्तीसगढ़ पे। वहाँ पे कुछ भी होता है तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उसका विरोध करने उतर आते हैं, लेकिन खुद के शासित राज्यों में इनके साथ क्या हिंसा हो रही है, किस प्रकार से वहाँ पे अलगाववाद फैल रहा है, उनको दिखाई नहीं देता है। विदेशों में जाकर मशरूम खा रहे हैं और यहाँ देश चल रहा है। मशरूम खाने की बात नहीं है, 17वें नंबर की जो इकोनॉमी है वो 5वें नंबर पर आ गई है। भारत देश के लिए गर्व की बात है या नहीं है? युवा बोल रहा है, आज का युवा मोदी के साथ है। अदानी अंबानी आज 100 से 200 गुना रईस हो गए हैं।
और हमारे चौथी पास राजा आज भी आप जानिए ना, इस देश में 18 करोड़ से ज्यादा लोग पिछले 10 वर्षों में गरीबी रेखा से भी बाहर आए हैं। अपने आंकड़े सुधार लो, आंकड़े सुधार लो। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह आंकड़े भी जानने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में पूंजी का निवेश बेहतर तरीके से हुआ है। जरा सुन लीजिए कांग्रेस। वह जो लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं वो उसी तरीके से बाहर आए हैं जिस प्रकार से सीएम राइज स्कूल खोले, यानी कागजों पे बाहर आए और कागजों पे ये स्कूल खोले हैं। कागजों पर बाहर है, कागजी है। आपको याद होगा सतपुड़ा में इन्होंने फाइलें जला दी। फाइलें जलाने की क्या जरूरत पड़ी थी जब तुम इतने ईमानदार थे? भ्रष्टाचार में मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। पंजाब में सरकार बनती है, 1 महीने के अंदर पूरी कैबिनेट जेल में है। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। कांग्रेस को भ्रष्टाचारी आरोप सिद्ध करके बता दो, आरोप क्या है? किस आरोप में मनीष सिसोदिया जेल में? आप प्रूफ दे दो। और सीबीआई का इतना दुरुपयोग आज तक नहीं देखा। आज संजय सिंह के यहाँ पे ईडी का छापा पड़ा, बताइए क्या क्या मिला? करोगे, दारू के चोरी करोगे, शराब का अवैध व्यापार करोगे तो जेल नहीं जाओगे। जिस नेता की संपत्ति 2.5 लाख रुपए ईयरली डिक्लेयर्ड इनकम है, वो 10 लाख रुपए। भैया आप दारू की बात कर रहे हो, आपने दरभंगा एम्स चोरी कर लिया। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता और हम सबके सर पे चढ़ाया है, वो 100 साल तक हम चुकता नहीं कर पाए। मनोज, आप कर्जे की बात कर रहे हैं, आप कर्जे की बात कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन के युद्ध में जो पाकिस्तानी भारत का झंडा लेके भारत वापस आए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे भैया? डिप्लोमेटिक पॉलिसी अगर अच्छी है तो उस बात के लिए मैं मानता हूँ। चलिए वो वापस आए हैं तो मेरी बात सुनिए, उनको बाहर पढ़ने जाने की जरूरत क्या पड़ी? आप इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड नहीं, शरण लेकर आ रहे। जो एम्स बनने चाहिए वो एम्स बने नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कोई IIT नया नहीं बनाया, कोई एम्स नया नहीं बनाया, तो बच्चे रशिया जा रहे हैं। दुनिया में रहते हो भाई, IIT एम्स नए नहीं बने। ऐतिहासिक स्तर पर एम्स और IIT 5-10 साल के कार्यकाल में बने। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, नाम बदलने की। अरे तो बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, इनके नाम इन लोगों ने केवल योजनाओं के नाम बदले और पूरा पैसा जेब में भर लिया। भैया हर घर में मोदी, दिल दिल में मोदी। मोदी ये वही मोदी हैं जो कि 50 बार भोपाल मध्य प्रदेश आ चुके हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी में मध्य प्रदेश अव्वल पे बेरोजगारी में, और रेपिस्ट सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश पूरे देश में रेपिस्टों में अव्वल है। नहीं है, राजस्थान इन तमाम चीजों में अव्वल पर है। लेकिन अगर हम बात करें तो आज मध्य प्रदेश की इकलौती ऐसी सरकार है। आपके लिए तुलना करना बहुत आसान है। महिला आरक्षण की बात करते हैं, दोगली नीति चलाते हैं, महिला को सुरक्षा आप दे नहीं पाते, और महिला आरक्षण की बात करते हैं। देश में जब महिला के साथ कोई अत्याचार होता है तो बुलडोजर चलता है, घर तोड़े जाते हैं। सरकार यहाँ पर अपराधियों के सिर्फ सजा देने का। उज्जैन में 12 वर्ष की बच्ची, 15 वर्ष की बच्ची कैसे घूम रही थी पता है? आरोपी पकड़ा गया ना, कांड कर दो और पकड़ा दो। अरे भाई दिल्ली में भैया आप खालिस्तानियों को संरक्षण दे रहे हो, खालिस्तान पूरे देश में फैला रहे हो। वहाँ आने के बाद आज देश का लॉ एंड ऑर्डर क्या है, इस पर जवाब दो। मुद्दे पर आइए। अगर गेहूं चावल आटे में रह जाएगा तो देश को आगे कैसे बढ़ाइएगा? पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, बस इसी में रहेंगे क्या? देश आगे बढ़ रहा है, ये नहीं दिख रहा आपको? बहुत आगे बढ़ रहा है देश। ये देखिए, महिला अत्याचारों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है, ये राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं। ये राष्ट्रीय अत्याचारों में नहीं, 2022 की रिपोर्ट में नंबर 1 है। दिखा दो कहाँ नंबर 1 महिला अत्याचारों में बोलने से नंबर 1 है। मध्य प्रदेश है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है, उसमें से और जो महिला उत्पीड़न के आधे मामले हैं, उसमें से आधे मामले दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि नाबालिग के साथ है। और उसके बाद में हमारे मित्र यहाँ पे राजस्थान पे आते हैं, उनको महाराष्ट्र दिखाई नहीं देता, उनको मध्य प्रदेश में अवंतिका नगरी दिखाई नहीं देती। ऐसे ही करके सेंट्रल गवर्नमेंट आवाजें दबा रही है पत्रकारों के। आपने देखा बोली आपने देखा होगा पत्रकार के साथ क्या व्यवहार किया अभी कांग्रेस के नेताओं ने। क्या व्यवहार करते हैं ये बीजेपी के लोग जेल भेज दे रहे हैं, बल्कि वो गलत नहीं है तो भी भेज दे रहे हैं। तो फिर कांग्रेस के साथ तो है ना आप गठबंधन, वही तो बात हो रही है। साथ होने का मतलब ये नहीं, देश बचाना है। कांग्रेस अकेली को ना 26 पार्टी है गठबंधन में, तो आप सिर्फ कांग्रेस का नाम क्यों ले रहे हो? 26 पार्टियों का भी तो नाम लो। पार्टी तो कांग्रेस ने गठबंधन। इनके कहने, काका के कहने का मतलब है कांग्रेस के साथ DMK भी है। और
ये लोग सुनिए, ये लोग बात करते हैं सनातन की, ये लोग बात करते हैं राम राज्य की। श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया, उन्होंने अपनी पत्नी सीता के लिए वो रावण से लड़े। इनके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी, इनके नेता नरेंद्र मोदी ने क्या किया? अपनी बीवी को छोड़ दिया। ये क्या राम की बात होती है? विरोधी गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो ओबीसी विरोधी गठबंधन है। जिस प्रकार से वो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं, जगह पे आ जाइए, मुद्दे पर आ गए, मुद्दे पर आइए। जातिगत जनगणना पर अगर कांग्रेस कभी प्रश्न पूछना चाहती है तो पहले जवाब देना चाहिए 11 से 14 तक उसके आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किए गए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इस देश में कोई भी चीज जनसंख्या के हिसाब से तय नहीं होगी। हमारी सरकार की एक नीति है कि प्रत्येक गरीब वर्ग का कल्याण कैसे किया जाए, उसके लिए क्या योजनाएं बनाई जाए, और सिर्फ योजनाओं को धरातल पर डीबीटी के माध्यम से उतारा नहीं जाए, उसमें 100% सैचुरेशन लाते हुए इस देश के प्रत्येक गरीब का उन्मूलन किया जाए। इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया और यही कारण है कि देश में 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर लेकर के हम योजनाएं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी लाती है, लेकिन सिर्फ कागजों पे लाती है ना। अच्छी कौन सी विश्वकर्मा योजना आप लाए, उसका कितना क्या होगा, उसका वो जमीन पे धरातल पे योजना किस प्रकार से उतर पाएगी, वो आने वाले वर्षों में मालूम चल जाएगा। बाकी की जिस तरीके से उज्ज्वला योजना लाए थे, उज्ज्वला योजना के बहाने पर गैस की सब्सिडी ही खत्म कर दी। और काश अगर कांग्रेस की जब सरकारें थी उस समय ये आरक्षण लागू कर देते तो आज मोदी जी चौथी पास नहीं होते, क्योंकि वो आरक्षण का फायदा, आरक्षण चौथी पास नहीं होते, क्या मुद्दा है? पैसा मिलता तो वो बहुत पढ़ाई कर चुके होते। चौथी पास होने का मतलब इसने मोदी जी को नहीं पढ़ने दिया आपको? हाँ, तभी नीति नहीं हुई। इसलिए ये 75 वर्ष से ये लोग योजना ही बनाते रहे, कभी भी इन्होंने आरक्षण नहीं किया। कौन किसको भगाएगा, लेकिन बहस मुद्दे पर गर्म है। ओबीसी की बात शुरू हुई, लेकिन बात मंदिर तक जा पहुंची, तमाम सारे मुद्दों पर। इससे समझ आता है कि 2023 के चुनाव में बहस और कितनी गर्म होने वाली। नगद के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।